वेलकम इन द रुचिका ट्यूटोरियल्स। आज की जो हमारी ट्यूटोरियल की क्लास है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि मैं आपको फर्स्ट डे से ही कह रही हूँ कि जो मेरा ट्यूटोरियल है वो इंडियन पॉलिटी कवर करेगा और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का इतिहास, तो उसको हम दो फेज़ में डिवाइड करते हैं। पहला फेज़ है द कंपनी रूल, जो स्टार्ट हुआ था 1773 से 1858। कंपनी रूल मतलब इसके अंदर कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल अप्लाई हो गया। और दूसरा क्राउन रूल जो हुआ था 1858 से 1947, मतलब जो कंपनी थी उसको हटा के डायरेक्टली इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में आ गई थी। सो लेट्स चेक कि ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे थी क्या। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, जिनको हम बोल सकते हैं मर्चेंट एवेंजर्स। इन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई थी 1599 एडी के अंदर, और इस कंपनी को ट्रेडिंग करने का चार्टर या राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ से इन दिसंबर 600 एडी। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ऑथोराइज़ किया था कि आप जा सकते हैं और जाकर के ईस्ट के अंदर अपना ट्रेड कर सकते हैं। ये कंपनी 1600 एडी में भारत आई अपना ट्रेड करने के लिए। उस समय इंडिया के अंदर मुग़ल एरा चल रहा था, जहांगीर का राज चल रहा था। 1600 एडी से लेके 1765 तक का जो टाइम है, मतलब जो हम कह सकते हैं मोर देन 150 ईयर्स। मतलब मुग़ल एम्पायर के अंदर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब और उनके वीक सक्सेसर्स, अपार्ट ऑफ देम जितनी भी रीजनल पावर्स जैसे मराठा, सिख्स, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल, उन सबको डिफीट करती हुई, उन सब पे अपना एफिशिएंसी प्रूव करती हुई ये ट्रेडिंग कंपनी इंडिया की नई रूलर बन गई थी। इस काम में ट्रेडिंग कंपनी को 150 साल से भी ज़्यादा लगे। अब जो कि वो एक नई रूलर बन गई थी इंडिया का, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर या कंपनी की मोनोपोली के ऊपर अपना कुछ कंट्रोल स्थापित करना चाहती थी, और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स पास किए कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। उन्हें कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सारे एक्ट जो थे वो 1773 से लेकर 1935 तक के अंदर पास हुए। मतलब 1773 जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया से लेके जो लास्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर रह के पारित किया 1935, हमारी आज़ादी से पहले तक का। इन एक्ट्स के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को पूरा मोनोपोलाइज किया, रेगुलेट किया, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का पूरा काम किया। अब वो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि कंपनी पर रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना पड़ा। पहला, बैटल ऑफ प्लासी, अनदर इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। दूसरा, बैटल ऑफ बक्सर, अगेन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। ये दोनों ही बैटल्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसमें एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बैटल ऑफ प्लासी में, तो दूसरी तरफ नवाब ऑफ अवध, और इंडिया की रीजनल पावर एक आउटसाइडर ट्रेडिंग कंपनी से हार गई थी। अगेन बैटल ऑफ बक्सर जो फॉट हुई थी 1764 से 65 के बीच में। इस बैटल ऑफ बक्सर के अंदर एक तरफ अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी एक कंबाइंड आर्मी बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर की। और इस बैटल के अंदर भी बिकॉज इनकी अपनी सैन्य क्षमता इतनी नहीं थी कि वो डिफीट कर पाए, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। इन दोनों ही वॉर्स ने इंडिया के अंदर एक टेरिटोरियल डोमिनेंस स्थापित कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की। आफ्टर दिस टू वॉर्स या आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, नवाब ऑफ अवध कंपनी का अलाय बन गया, मुगल एम्परर शाह आलम कंपनी का पेंशनर बन गया, और बंगाल का अनडिस्प्यूटेड रूलर के रूप के अंदर उभर के कंपनी आई। कंपनी को बंगाल, बिहार का दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट मतलब
राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी के रूलर्स बहुत करप्ट हो गए थे, बहुत कुछ जो रिटायर्ड होके जा रहे थे, बहुत कुछ जो रिटायर्ड होके भारत में जा रहे थे, वो वहाँ पर एक लैविश लाइफ जी रहे थे। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश में ये बात हो रही थी कि इन कंपनी अपनी ट्रेडिंग की मोनोपोली की वजह से वहाँ से बहुत सारा धन संपदा लेके ब्रिटेन में जा रही है। और अब ये टाइम था कि ब्रिटेन गवर्नमेंट कंपनी की ट्रेडिंग राइट्स को रेगुलेट करे। तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी डील करती थी इंडिया से, उसके ऊपर कोई नहीं थे, उसकी अपनी मोनोपोली चलती थी। लेकिन जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही वहाँ ट्रेड करेगी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी ओवर रखेगी, मैनेज करेगी। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला, आई हैव टोल्ड अर्लियर, बिकॉज इसने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्थापना कर दी थी। इंडिया के अंदर इसने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्थापना कर दी थी। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाने की सोची, जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को लाने से कंपनी को अपने इंडिया में पॉलिटिकल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग वो इंडिया के अंदर रह के इंडिया के अंदर पॉलिटिकल फंक्शंस भी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी ले सकती है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने इंडिया के अंदर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कर दी थी। मतलब इससे पहले इंडिया में, इससे पहले नो डाउट मेडिएवल इंडिया की हम बात करें या एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे राजा थे, अपनी रियासतें थी, उसके अंदर वो लोग वर्क करते थे। लेकिन कंपनी ने इंडिया को, या जो टेरिटरी इंडिया की उन्होंने अपने अंडर में करी थी, उसको उन्होंने पूरा यूनिफाइड करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न में ढाल दिया था। और आगे चल के उन्होंने पूरी इंडिया को एक सेंट्रलाइज सिस्टम दिया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया, और वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का हिस्सा बना। और आज भी हम शायद उसको फॉलो कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स, पहला फीचर जो हमने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट था कंपनी का, कलकत्ता वाली फैक्ट्री का, जो कलकत्ता फैक्ट्री का कंपनी का प्रेसिडेंट था, उसको जनरली एक गवर्नर के नाम से बुलाते थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले। लेकिन अब उस गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके, उसकी डेजिग्नेशन चेंज करके उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टेरिटरी बना दिया। इंडिया टेरिटरी मतलब जो कंपनी की इंडिया में टेरिटरी थी, उसका पूरा गवर्नर जनरल, मतलब उसको सिरमौर बना दिया, सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी गवर्नर जनरल के हाथ में। इसके अलावा जो 2 और टेरिटरीज थी कंपनी की इंडिया में, बॉम्बे और मद्रास, इसके मेन फीचर्स में आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, जो कलकत्ता फैक्ट्री का प्रेसिडेंट था, पहले वो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था 1773 के एक्ट से पहले। लेकिन उसको अब एक नया डेजिग्नेशन दिया, एक नई पोस्ट दी, और उसे गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरी ऑफ द कंपनी का बना दिया। इसके अलावा जो इंडियन टेरिटरी में बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास भी आता था, उसको बंगाल के नीचे सबऑर्डिनेट कर दिया। तो मतलब सुप्रीम पे हो गया बंगाल, उसके नीचे बॉम्बे और मद्रास। और बॉम्बे और मद्रास में गवर्नर्स थे, बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल की पोस्ट थी जो कि एकदम हाई थी, जिसके पास सारी सेंट्रलाइज पावर थी। उस गवर्नर जनरल को दी थी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की, जो उसको असिस्ट करती थी अपने वर्किंग के अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो उसको राय मशवरा देती थी। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अ मेन क्वेश्चन फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन द इंडियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और ये पोस्ट जनरेट हुई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। अब बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट हो गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अर्लियर ये लोग इंडिपेंडेंट थी और ये तीनों प्रेसिडेंसी सीधे रिस्पॉन्सिबल थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। लेकिन अब जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी वो रिस्पॉन्सिबल हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। इस ही रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक प्रपोजल आया था सुप्रीम कोर्ट का, और 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर एस्टेब्लिश हो गया।
अ क्वेश्चन ऑफ द करंट जीके। कंपनी की एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बॉडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी ये ब्रिटेन में रह के फंक्शन करती थी। अब इस एक्ट में ये चीज़ डाली गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के रेवेन्यूज़ के लिए सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो वो इंडिया में कर रही है, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है इंडिया में, जितनी भी मिलिट्री मूवमेंट्स में या अभियानों के अंदर व्यस्त हुई है वो इंडियन रूलर्स के साथ, उन सब की डिटेल रिपोर्ट बना करके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक 24 मेंबर्स की बॉडी हो गई। 24 मेंबर्स की बॉडी थी जिनका इलेक्शन करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स। कंपनी के शेयर होल्डर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते थे साल के लिए, 1 साल के लिए। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ भेजते थे ट्रेडिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने आगे फर्दर वर्क के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जो अभी तक इंडिपेंडेंट थी, जिसकी अपनी मोनोपोली चल रही थी इंडिया के अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको किंग ऑफ इंग्लैंड के कंट्रोल में ला दिया गया। मतलब जितने भी हाई ऑफिसर्स जो कंपनी के अब नॉमिनेट होंगे, जैसे जजेस हैं, मेंबर्स हैं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, इन सब में सीधा सीधा किंग ऑफ इंग्लैंड का इंटरफेरेंस रहेगा और वो जो चाहेंगे उनकी ही बात मानी जाएगी। इसके अलावा ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वायर कर दिया था कि वो कंपनी की सारी रिपोर्ट रेवेन्यू को लेकर, मिलिट्री को लेकर, जो वो इंडिया में कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, अपनी सारी रिपोर्ट वो कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर किंग ऑफ इंग्लैंड को प्रेजेंट करेंगे। इस एक्ट के अंदर ये भी कह दिया था कि जितने भी वहाँ के सर्वेंट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो कोई भी प्रेजेंट या ब्राइब मतलब रिश्वत नहीं ले सकते। उनको प्रोहिबिटेड कर दिया था, उनको प्रेजेंट लेना या रिश्वत लेना उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। नो डाउट रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सारी बातों के साथ आया था और पहली बार इंडिया के अंदर उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की थी कि एक एपेक्स में बॉडी होती जिसके सबऑर्डिनेट 2 बॉडी होती। जैसे हम आज बात करें एक सेंटर और फिर स्टेट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक फॉर्मेट आया था कि गवर्नर जनरल, उसके नीचे 2 गवर्नर जनरल, और उन 2 गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बात मानेंगे। और यही बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि लेट द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की बात उन्होंने यही इसी बात से क्लियर होती है कि उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की गवर्नर जनरल की, और गवर्नर जनरल के नीचे उन्होंने बना दिए 2 गवर्नर्स। ये 2 गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए गवर्नर जनरल को अपने हर वर्क के लिए, और अपने उनको कोई मिलिट्री अभियान चलाना है, किसी वहाँ के लोकल लीडर, लोकल राजा के साथ कोई अलायंस के अंदर बनना है, तो उनको सब के अंदर पूरी परमिशन गवर्नर जनरल से लेनी पड़ती थी। और गवर्नर जनरल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करता था कंपनी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो एक पूरी हिरार्की सेट हो गई थी, और ये हिरार्की कहीं ना कहीं हमारे सेटअप, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी पैटर्न बनी। एक्ट लाया गया था कंपनी के मोनोपोली को रोकने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन स्टिल इस एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। बिकॉज पहली बार आया था, निसंदेह जो चीज़ पहली बार आती है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे मेरा पहला वीडियो आया था उसमें बहुत कमियां थी, वैसे ही जब ये पहला एक्ट आया यहाँ पर 1773 का एक्ट आया तो इसमें खूब कमियां थी, और वो कमियां बनी आगे फर्दर एक्ट के लिए जो कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, उसकी लेड फाउंडेशन या उसकी बैकग्राउंड तैयार कर दी। पहला डिफेक्ट ये था कि गवर्नर जनरल के पास कोई पावर नहीं थी, उसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी कि वो अपने काउंसिलर्स की बात को ना मानते हुए अपना वर्क अपने हिसाब से करे। उसको जो काउंसिलर्स थे, जो उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स थे, वो उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करता था, और कहीं ना कहीं उसको इस वॉरेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे उनको अपना वर्क करने में दिक्कत आ रही थी। दूसरा, गवर्नर जनरल की गवर्नर भी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया, गवर्नर जनरल भी बना दिया और सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया, लेकिन कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं करा कि दोनों के पास पावर्स क्या होंगी। इसलिए ऑलवेज जब भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर्स के बीच में भी टसल्स होते थे, और गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के में भी टसल होते थे अपनी पावर्स को यूज़ करने को लेकर के।
जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे मद्रास की, जिनको गवर्नर जनरल बंगाल के अंडर कर दिया था, लेकिन स्टिल वो उनकी बात मानने को रेडी नहीं थी और वो कंटिन्यूस अपने वॉर्स के अंदर, अलायंस के अंदर कंटिन्यू वर्कआउट कैरी कर रही थी। और इसके अंदर जो लोकल इंडिया के थे, जो लोकल पीपल ऑफ इंडिया के थे, उनके बारे में कुछ नहीं इस एक्ट के अंदर पीपल ऑफ इंडिया के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इस एक्ट में केवल बात की थी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी मोनोपोली रोकने की, वो जिस तरह से ब्राइब ले रहे थे, गिफ्ट ले रहे थे, उनको रोकने की। और कंपनी जहाँ रूल कर रही है, जिन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उन लोगों के लिए कोई बात नहीं की गई थी। और शायद ये एक बड़ा डिफेक्ट था इस एक्ट का। इन सब डिफेक्ट्स की वजह से इसने ऑटोमेटिकली एक नए एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड तैयार कर दिया। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।